आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके EMRS टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें से लिए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं अलग-अलग जो आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, TGT, PGT एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं और ये आपके EMRS एग्ज़ाम और KVS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखें और अगर आपको और भी कोई टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, आप उनके क्वेश्चन आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट के क्या कारण है। पहला ऑप्शन है हमारा सोशल ट्रांसमिशन एंड कल्चरल टूल्स, क्या एक तरह का सोशल ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड है हमारा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, या इन री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इमिटेशन। इसका सही आंसर होगा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मतलब जब भी बच्चा, जब उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, जब उसकी बॉडी जो है वो, उसका शरीर जो है जब वो डेवलप होता है और साथ में उसका इंटरेक्शन जो होता है आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये दोनों मुख्य कारण होते हैं, तब जाकर के एक जो बच्चा है वो डेवलप होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज मोस्ट लाइकली टू। अब हमारे जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी होती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ होती है हमारी फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें पूछा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो उसके अंदर बच्चा क्या करता है। पहला है कि थिंक लॉजिकली, क्या वो लॉजिकली थिंक कर पाता है अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जो हाइपोथेटिकल है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिनको सिर्फ सोचा जा सकता है, जिनको सिर्फ समझा जा सकता है। या फिर अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, या जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो बच्चा समझ पाएगा कि जो एक वस्तु चाहे उसका रूप क्यों ना बदल जाए वो सेम ही होती है। जैसे पानी जो है वो बर्फ में बन सकता है, बर्फ जो है पानी बन सकता है, और दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या वो चीज़ बच्चे में आ जाती है। या फिर यूज सिंबॉलिक प्ले एंड इकोसेंट्रिक स्पीच, या बच्चा जो है वो एक सामान को एक कुछ भी सिंबल की तरह वो यूज़ कर सकता है, उससे प्ले कर सकता है। जैसे बच्चे जो हैं किसी दूसरी चीज़ को, जैसे कि एक बनाना हो गया तो उसका एज ए टेलीफोन यूज़ कर सकता है। साथ में ईगो सेंट्रिक स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो अपने तरीके से ही उसको सोचता है। या फिर सोल्व प्रॉब्लम थ्रू द ट्रायल एरर, या फिर वो ट्रायल एरर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा यूज सिंबॉलिक प्ले एंड ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसमें जो बच्चा है वो सिंबॉलिक प्ले करता है, या फिर ईगोसेंट्रिक उसके अंदर स्पीच भी होती है। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज की माइलस्टोन ऑफ विच पियाजे स्टेज। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट हो जाता है, आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड वाली कंडीशन नहीं होती है कि जो सामने आंखों के सामने नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये जो कंडीशन है कब चेंज हो जाती है, कौन सी एज में, कौन सी स्टेज में चेंज हो जाती है।
सेंसरी मोटर स्टेज में या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? इसका सही उत्तर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब वो अ, समझने लगता है कि जो चीज उसके सामने नहीं भी है फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ टीचर शोज अ चाइल्ड टू आइडेंटिकल बीकर्स। एक टीचर ने एक बच्चे को दो एक जैसे दिखने वाले बीकर्स दिए दिखाएं एंड फिल्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ जूस। दोनों में जो जूस है, सेम अमाउंट का जो जूस है उसमें भरा हुआ है। व्हेन द जूस फ्रॉम वन बीकर इज पोर्ड इनटू द टॉलर, उसमें एक बीकर में से दूसरे बीकर में जब जूस डाला जाता है, नैरोवर बीकर, नैरोवर मतलब जो पतला है, द चाइल्ड सेज द टॉलर बीकर नाउ हैज मोर जूस, कि जो टॉलर है, जो टॉलर लंबा वाला जो बीकर है उसके अंदर ज़्यादा जूस है। तो ये बच्चे के कौन से स्टेज में होने को ये दिखा रहा है? क्या सेंसरी मोटर स्टेज में ये कंडीशन होती है बच्चे की, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो बच्चा जब तब वो मेजरमेंट अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तब तक जो स्टेज है वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। The ability to think abstractly and draw logical conclusion from the hypothetical premises is a characteristic of। इसका मीनिंग है कि जो बच्चा है एब्स्ट्रैक्टली एंड ड्रॉ लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्टली मीन्स वो चीज सामने जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको भी वो समझ पा रहा है, उसके बारे में भी वो सोच पा रहा है, लॉजिक वो लगा पा रहा है। हाइपोथेटिकल प्रेमाइसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक, तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन में भी उसको समझ पा रहा है। तो ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, या फिर सेंसरी मोटर? तो जब बच्चा लॉजिकल लॉजिकल चीज़ें सोच सकता है, लॉजिकल कंक्लूजन वो लगा पाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच सकता है, तब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हु कैन सक्सेसफुली सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय सिस्टमेटिकली कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो लगा पा रहा है, वेरिएबल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, तो वो पियाजे के कौन से स्टेज को दर्शा रहा है? क्या ईगो सेंट्रिज्म है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म की कहीं बात ही नहीं हुई है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर सेंट्रेशन, या फिर रिवर्सिबिलिटी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। वो यहाँ पर वो रीजनिंग कर पा रहा है, यहाँ पर कारण वो पता लगा पा रहा है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है बट उसको वो सोच पा रहा है, समझ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द पियाजे प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो पियाजे के अनुसार जो प्रोसेस होती है मॉडिफाई करने की एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो मेंटल जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करके उसके अंदर न्यू इंफॉर्मेशन को, नई इंफॉर्मेशन को जोड़ना, क्या कहलाता है? क्या वो असिमिलेशन कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है? तो जो चीज़ ऑलरेडी हम मेंटल स्कीमा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मेंटल स्कीमा पहले से बना हुआ है, सिर्फ उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है, उसकी जगह नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है, तो ये जो है ये कहलाएगा आपका अकोमोडेशन, नई इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है अ चाइल्ड हु हैज जस्ट डेवलप्ड अ रिवर्सिबिलिटी। एक बच्चा जो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ पाएगा, वो समझ पाएगा कि चीज़ें चाहे मटेरियल भले ही चेंज हो जाए पर वो सेम ही चीज़ है, वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो वो क्या समझ पाएगा? फर्स्ट, अ बॉल ऑफ द क्ले रोल्ड इनटू द सॉसेज शेप कैन बी रोल्ड बैक इनटू द बॉल। कि एक बॉल है जिसको
रोल करके सॉसेज जो शेप है वो दे दिया जाता है, या उससे दोबारा बॉल भी बनाई जा सकती है। तो दोनों अलग-अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही है। तो क्या बच्चा ये समझ पाएगा? अ फ्रेंड हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर ओन इन द गेम इन द हाइड एंड सीक, के उसके फ्रेंड का जो अलग पर्सपेक्टिव होगा, या फिर टॉय हिडन स्टिल एग्जिस्ट इवन इट्स आउट ऑफ द साइट। तो आउट ऑफ एक जो टॉय है जब उसको छिपा दिया जाता है तब भी वो उसको वो फील कर पाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है। या फिर ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, के वो समझ पाएगा कि शेप चेंज हो जाने से चीज़ें चेंज नहीं होती, उसका मटेरियल चेंज नहीं होता। ये हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो ऐसी स्टेज में बच्चे को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए कौन सी जो मेथड है वो सबसे बेस्ट होगी? यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर ऑन द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, क्या एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर का यूज़ करना, जो रियल में जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ कॉन्सेप्ट को बताना। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइडिंग द हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाना, रियल लाइफ एग्जांपल देना, या फिर फोकसिंग ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस, बच्चों को सेंसस वाले एक्सपीरियंसेस करवाना, देखना, टच करना, फील करना, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंट गेम्स करवाना, या फिर एनकरेजिंग द ईगो सेंट्रिक स्पीच, ईगो सेंट्रिक स्पीच को एनकरेज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में प्रोवाइडिंग द हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाई जाए, जिससे कि वो उसको सीख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख पाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ क्रिटिकल लिमिटेशन ऑफ द पियाजेस थ्योरी इज दैट। अब हमने पियाजे की थ्योरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, उसमें एक उनका क्रिटिकल लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन कही जाती है कि एक कमी है उनकी थ्योरी की। अब वो कमी क्या है? क्या ओवर एम्फेसाइज द रोल ऑफ द सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया है, बहुत ज़्यादा ही फोकस किया है सोशल इंटरेक्शन पर, या फिर अंडर एस्टिमेटेड द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द यंग चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी संज्ञान की जो क्षमता है उसको अंडर एस्टिमेट किया है, या फिर वॉज टू फोकस्ड ऑन द क्वांटिटीज, क्वांटिटेटिव रेदर देन द क्वालिटेटिव, के क्वांटिटेटिव जो चेंजेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया है क्वालिटी के कंपैरिजन में, या डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट के स्टेजेस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है। सही आंसर इसका होगा अंडर एस्टिमेटेड द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द यंग चिल्ड्रन, क्योंकि पियाजे बात करते हैं कि एक फिक्स एज के बाद में, उम्र के बाद में बच्चा सीखता है। तो अगर वहाँ पर बाउंड्रीज बनाई जा रही है, मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं पर जो यंग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे काम वो नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी एज के पहले भी वो काम कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके और भी बताएं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस, किस टॉपिक पर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, और एनी अदर टॉपिक आपको समझना है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।